हेलो दोस्तों। बात करते हैं राज रतन ग्लोबल वायर के बारे में। तो इस कंपनी के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों ये कंपनी जो है स्टील सेक्टर से बिलोंग करती है और साथ में ऑटो सेक्टर से भी बिलोंग करती है। तो ये दोनों जो सेक्टर हैं दोनों काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं और स्टील सेक्टर तो काफ़ी साइक्लिक होता है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में स्टील के प्राइजेस फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो उसी हिसाब से जो है स्टील कंपनीज़ के प्राइजेस भी फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको स्टील सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है तो टाटा स्टील, JSW स्टील इत्यादि इन कंपनीज में यानी प्योर स्टील कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने की बजाय आपको कुछ ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो कि स्टील से कुछ ना कुछ बनाकर बेचती हैं। जैसे APL अपोलो ट्यूब्स स्टील पाइप में मार्केट की लीडर है, हरिओम पाइप स्टील पाइप बनाती है। और उसी प्रकार जो है ये कंपनी राज रतन ग्लोबल वायर, ये कंपनी क्या है जो टायर के बीड वायर है वो बनाती है और सिंपल जो वायर है वो भी बनाती है। तो देखिए दोस्तों, इन कंपनीज में खास बात क्या होती है, क्योंकि ये कंपनी स्टील से कुछ ना कुछ बनाकर बेचती हैं तो अपने मेकिंग चार्जेज जो है उसमें जोड़कर अपने प्रॉफिट्स के मार्जिन सेट करके जो है पेश करती हैं। तो उस हिसाब से जो है ये कंपनी स्टील सेक्टर की बजाय कम साइक्लिक कही जा सकती है। इनमें रिटर्न्स बनने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर दूसरा मैं बात करूँ ऑटो सेक्टर की, तो ऑटो सेक्टर भी जो है वोलेटाइल होता है क्योंकि हर महीने उनको भी अपनी सेल परचेज का डेटा जो है वो पब्लिश करना होता है। तो अगर आपको ऑटो सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है तो जैसे हमारे पास मारुति सुजुकी है, तो इस तरह से जो है टाटा मोटर्स है, तो इस तरह की जो है जो डायरेक्ट जो मोटर्स वाली कंपनी है, तो ऑटो कंपनी है, उनमें इन्वेस्टमेंट करने के बजाय जो है अगर ऑटो ऑक्सिलरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जाए तो वहाँ आपको ज़्यादा कंसिस्टेंसी और रिटर्न्स मिलेंगे। जैसे KPIT टेक जो अभी काफ़ी भाग रहा है, जो EV के एक्सपोजर की वजह से काफ़ी भाग रहा है, तो वो ऑटो एक्सिलरी कंपनी है। सोना BLW है, EV ऑटो एक्सिलरी कंपनी, UNO मिंडा है। तो इस तरह की कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और जो टायर कंपनीज होती हैं जैसे हमारी MRF टायर, सीएट टायर, BKT टायर्स, तो उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया जाए तो कितना अच्छा हो कि टायर कंपनीज को छोड़ के उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया जाए जो टायर कंपनीज को ही अपने प्रोडक्ट बनाकर देती हैं। जैसे ये कंपनी है, जो इस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, राज रतन ग्लोबल वायर। ये कंपनी क्या है, इंडिया में जितनी भी टायर कंपनीज है और इंटरनेशनल जितनी भी टायर कंपनीज है सभी को जो है बीड वायर बनाकर देती है। तो जो टायर कंपनीज में जो रिटर्न मिलेगा उससे ज़्यादा रिटर्न्स और कंसिस्टेंसी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो आगे चलकर बात करेंगे हम इसके बारे में। तो देखिए दोस्तों, जो है इसके ऑल टाइम्स रिटर्न्स आप देख सकते हो, 36,982% के रिटर्न्स जो है कंपनी ने आज तक प्रोवाइड किए हैं। अगर हम बात करें कंपनी की लिस्टिंग की तो 14 जुलाई 1995 को जो है, ये BSE का चार्ट है दोस्तों, 14 जुलाई 1995 को ₹2 का प्राइस था, तो ₹2 से अब 763 प्राइस हो चुका है शेयर का। तो ऑल टाइम के रिटर्न्स आप BSE का चार्ट खोलकर देख सकते हो। तो आगे बात करते हैं थोड़ा सा कंपनी के काम धंधे के बारे में। और हाँ, अगर आप इसके 5 साल के रिटर्न्स खोल के देखोगे तो 5 साल के रिटर्न्स आपको यहाँ पर सिर्फ 1384% के ही दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप अपनी ब्रोकरेज ऐप में खोलोगे तो वहाँ NSE का चार्ट खुलता है। NSE में आपको इसके रिटर्न्स जो हैं 1800% के आसपास कुछ दिखाई देंगे। तो 5 साल में लगभग 1800% के आसपास रिटर्न इसने दे दिए हैं। ये तो काफ़ी गिर चुका है, इतना गिरने के बाद ये रिटर्न्स है, वरना 5 साल में लगभग 2200% से ऊपर के रिटर्न्स थे इसमें। इतना गिरने के बावजूद ये रिटर्न्स है क्योंकि अपने ऑल टाइम हाई से लगभग अभी 45% के डिस्काउंट पर अवेलेबल है ये। देखिए दोस्तों, कंपनी के काम धंधे के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक अपना छोटा सा अनुभव शेयर करना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, अगर अगर हम इस टाइम के हालात देखें अपने पोर्टफोलियो के, तो ज़्यादातर कंपनीज के जो स्टॉक हैं वो अपने स्पोर्ट से काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। तो हम पैसा लेकर बैठे हुए हैं और समझ नहीं आता कहाँ पर एवरेज डाउन करें, क्योंकि जो प्राइस हमने पीछे देखा था बियर मार्केट में वो प्राइस अब तो नहीं मिलने वाला। तो हम जो है पूरा पोर्टफोलियो छान मारते हैं, हमें वो स्टॉक मिलता ही नहीं किसको एवरेज डाउन करें, क्योंकि काफ़ी सारे स्टॉक जो है वो अपने स्पोर्ट से काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम उन्हीं कंपनीज को डिस्कस करने का फ़ायदा है जो कि अपने स्पोर्ट पर अवेलेबल है। जैसे ये कंपनी अवेलेबल है, लेकिन जो कंपनी भाग चुकी है उनमें जो है एवरेज अप करना जो है कोई नहीं चाहता, एवरेज अप करना सब एवरेज डाउन ही करना चाहते हैं। तो अगर वहाँ की बजाय, क्योंकि हो सकता है कि आगे चलकर वो गिर जाएं और ये भागने लग जाए, तो उस हिसाब से जो है हमें उन कंपनीज पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो अभी अपने इस बुल मार्केट में अपने स्पोर्ट पे अवेलेबल हैं। तो पता नहीं कब, जैसे फाइन ऑर्गेनिक्स में हमने देखा 4500 के स्पोर्ट पे काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था।
और उसके बाद कितनी ज़बरदस्त रैली, पहले दिन जो है 6% के आसपास भागा, आज 3% के आसपास, टोटल कुल मिलाकर 9% के आसपास की तेज़ी 2 दिन में देखने को मिली है, 9-10% के आसपास की तेज़ी। तो पता नहीं दोस्तों इसमें भी कब बाइंग आ जाए और कहाँ से स्टॉक जो है वो भाग जाए। तो इसका रिजल्ट भी हम एक बार देखेंगे। तो थोड़ा सा काम धंधे के बारे में देख लेते हैं कंपनी के। तो कंपनी क्या काम करती है, कंपनी जो है 1989 में स्टेब्लिश हुई थी और बीड वायर बनाती है और हाई कार्बन स्टील वायर बनाती है विद स्पेशलाइजेशन इन टीबीडब्ल्यू, यानी टायर बीड वायर। टीबीडब्ल्यू का मतलब है टायर बीड वायर, जो कि ब्रॉन्ज कोटेड होते हैं और टायर में यूज़ किए जाते हैं। और जो खींचने के स्टील के तार होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, ब्लैक वायर जिनको बोलते हैं, वो भी बनाती है। जो ऑटोमोबाइल में यूज़ किए जाते हैं, कंस्ट्रक्शन में यूज़ किए जाते हैं, इंफ्रा में कह लो आप, और इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं। तो ये सब जो है इस प्रकार के टायर ये कंपनी बनाती है। लेकिन मेनली जो इसका जो हमें जो है मेनली जो इसका वर्क है, मेनली जो इसका कार्य है वो टीबीडब्ल्यू टायर बीड वायर बनाने का ही है। देखिए दोस्तों, कंपनी 2 प्रकार के वायर बनाती है। पहला जो कंपनी बनाती है वो टीबीडब्ल्यू टायर बीड वायर बनाती है और दूसरा जो बनाती है कंपनी हाई कार्बन स्टील वायर बनाती है। तो जो है टीबीडब्ल्यू जो टायर बीड वायर है वो हर प्रकार के टायर, जितने भी टायर हैं जो धरती पर जो भी वस्तुएं चलती हैं, जो भी चीज़ें चलती हैं, उनके जो टायर होते हैं, एयरक्राफ्ट के जो टायर होते हैं, उन सभी के टायर में जो भी वायर लगती है तो वो ये कंपनी बनाती है। और ये वायर का, इस वायर का काम क्या होता है, ये जो है ड्राइविंग के दौरान जो है टायर की सेफ्टी के लिए, टायर को मजबूती प्रदान करने के लिए और टायर की ड्यूरेबिलिटी, टायर की उम्र बढ़ाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये टायर बनाने के लिए ये जो वायर हैं ये बहुत ही ज़रूरी हैं। इन वायर्स के बिना टायर को हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और अगर कार्बन स्टील वायर की बात की जाए, वो पहले भी डिस्कस कर लिया हमने, ऑटोमोबाइल में यूज़ होते हैं, कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं और इंजीनियरिंग में यूज़ होते हैं। ये ब्लैक वायर कहे जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये कंपनी जो है अगर चाइना को छोड़ दिया जाए तो एशिया की सबसे बड़ी जो है टायर बीड वायर मैन्युफैक्चरर कंपनी है। पूरे एशिया की हम बात कर रहे हैं अगर चाइना को छोड़ दिया जाए तो। और इस कंपनी की जो एक सब्सिडायरी कंपनी है राजरतन थाईलैंड के नाम से, जो थाईलैंड में है, तो उस कंपनी के पास थाईलैंड में टायर बीड वायर का 25% जो है मार्केट शेयर है। यानी वो कंपनी, इस कंपनी के सब्सिडायरी है, तो उस कंपनी की ग्रोथ का फ़ायदा इस कंपनी को मिलेगा, जो कि थाईलैंड में 25% का मार्केट शेयर कैप्चर करके बैठी हुई है। और अगर इस कंपनी की बात करें तो टायर बीड वायर में इस कंपनी के पास इंडिया में 50% का मार्केट शेयर है। यानी गौर कीजिएगा, 50% का मार्केट शेयर काफ़ी ज़्यादा होता है दोस्तों। एक प्रकार से मोनोपोली कहा जा सकता है। जैसे पिडिलाइट के पास एडेसिव सेगमेंट का जो है, एडेसिव सेगमेंट का 70% हिस्सा पिडिलाइट के पास है, तो उसी प्रकार 50% जो है टायर बीड वायर का जो मार्केट शेयर है वो इस कंपनी के पास है। तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है और यहाँ जो है हाई एंट्री बैरियर है टायर बीड वायर में। आप इस लाइन को पढ़कर देख सकते हो, देयर इज हाई एंट्री बैरियर इन टीबीडब्ल्यू इंडस्ट्री ड्यू टू द लॉन्ग अप्रूवल साइकिल। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो इसके जो कस्टमर हैं, जैसे मान लिया जाए एमआरएफ, बीकेटी, सीएट, जो भी इसके कस्टमर हैं, जो भी देखिए वो सभी कस्टमर क्या है, सिर्फ इसी से टायर बीड वायर लेते हैं। लेकिन अगर जैसे कोई नया प्लेयर यहाँ पर एंट्री लेता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, ये जो जितनी भी टायर कंपनीज हैं उनसे पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा कि ये जो है उनसे उस कंपनी से वायर लेंगे या नहीं लेंगे। तो यहाँ पर जो एंट्री बैरियर है, जैसे फाइन ऑर्गेनिक्स में हमने बात की थी। देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने कुछ ऐसे बिजनेसेस पहले लेके आता हूँ जिनमें जो है एंट्री बैरियर्स पहले होते हैं। यानी कंपनी जो है एक प्रकार से मोनोपोली टाइप की हो, कंपनी का बिजनेस अच्छा हो, क्योंकि हमें कंपनी के बिजनेस को ही पहली प्राथमिकता देनी होती है। तो जैसे फाइन ऑर्गेनिक्स में हमने एंट्री बैरियर की बात की थी, यहाँ भी एंट्री बैरियर हैं। यहाँ भी कोई नया प्लेयर नहीं एंट्री ले सकता ईजिली। ऐसा नहीं है कि कल को कोई भी प्लेयर आके टायर बीड वायर बनाने लग जाएगा और जो टायर कंपनी है वो उसी से टायर बीड वायर परचेज करने लग जाएंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। 50% का मार्केट शेयर इसी कंपनी के पास है और हाई एंट्री बैरियर यहाँ भी अवेलेबल है फाइन ऑर्गेनिक्स की तरह। तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी दमदार है। लेकिन जो है एक्सटर्नल रीजन की वजह से, डिमांड कम होने की वजह से कह लो या कुछ भी कह लो, एक्सटर्नल रीजन की वजह से कंपनी का स्टॉक इतना पिटा हुआ है। इंटरनली कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है और फिलहाल हमें उन्हीं कंपनीज पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए दोस्तों कि जो अपने स्पॉट पे अवेलेबल हैं और एक्सटर्नल रीजन की वजह से डाउन है और इंटरनली कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात देखी जाए, कंपनी
मार्केट की लीडर होनी चाहिए, कंपनी के पास मैक्सिमम मार्केट कैप्चर होना चाहिए, कंपनी के बिजनेस में दम होना चाहिए। सारी बातें इस कंपनी में है दोस्तों, और ये अपने स्पोर्ट पे भी अवेलेबल है। तो आप उस हिसाब से इस कंपनी पर फोकस करके चल सकते हो। देखिए दोस्तों, अगर देखिए 85% कस्टमर जो है वो जो है इस कंपनी के साथ 5 साल से ज़्यादा समय से बंधे हुए हैं। जो 85% कस्टमर हैं वो उनको 5 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया जब से वो इस कंपनी के साथ डील कर रहे हैं। काफ़ी पॉजिटिव बात है दोस्तों। अगर इसके इंडियन क्लाइंट की बात की जाए तो अगर उससे पहले हम बात करें तो ये कंपनी कहाँ कहाँ सर्विस देती है। कंपनी ये देश आप देख सकते हो, इंडिया, इटली, यूएसए, रिपब्लिक साउथ कोरिया, सारे देशों में अपनी सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है। और इंडियन क्लाइंट्स की बात की जाए तो बड़े बड़े नाम आपको दिखाई देंगे, अपोलो टायर्स, एटीजी, बिरला टायर, सीएट, एमआरएफ, बीकेटी, तो सब सारे बड़े बड़े नाम आपको दिखाई देंगे। थाईलैंड के क्लाइंट्स की बात की जाए तो ब्रिजस्टोन, सेंचुरी टायर, डेक्स्टो, आप पढ़ लेना, ये जो भी क्लाइंट है काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं। तो आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगर जियोग्राफिकल स्प्लिट की बात की जाए तो जियोग्राफिकली देखिए दोस्तों, ये कंपनी एक्सपोर्ट ड्रिवन नहीं कही जा सकती, क्योंकि मैक्सिमम जो इसका रेवेन्यू है वो इंडिया से ही आता है। 66% का रेवेन्यू जो है वो इंडिया से आता है, और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से सिर्फ 34% का ही रेवेन्यू आता है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट भी कहा जा सकता है कि डॉलर की वैल्यूज़ का फायदा इस कंपनी को नहीं मिल सकता। लेकिन एक पॉजिटिव बात ये भी है कि जो है एक्सपोर्ट का डेटा अभी अगर देखा जाए तो काफ़ी वीक आ रहे हैं। तो जो कंपनी एक्सपोर्ट ड्रिवन है उनकी तो बैंड बजी हुई है, लेकिन ये कंपनी इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट ड्रिवन नहीं है, तो इंडिया पे ही ज़्यादा डिपेंड करती है। तो ये थोड़ा सा अच्छी बात भी कही जा सकती है और थोड़ा सा नेगेटिव बात भी कही जा सकती है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो है कंपनी मेनली क्या है, टायर, बीड वायर बनाने पे ही ज़्यादा फोकस करती है। 80 अपनी टोटल कैपेसिटी का लगभग 87% जो है कंपनी टायर बीड बनाने पे ही फोकस करती है। और 90% रेवेन्यू की अगर बात की जाए 2020 में वो TBW से ही कंपनी को प्राप्त हुआ था। तो अगर रॉ मटेरियल फ्लक्चुएशन की बात करें तो कंपनी क्या करती है, जो भी इसका रॉ मटेरियल जैसे महंगा हो जाता है तो उसको क्या करती है, अपने कस्टमर को ही पास ऑन कर देती है। यानी क्या है, जो बढ़े हुए प्राइजेज हैं वो कस्टमर से ही ले लेती है। तो इस तरह से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन पे कोई खास असर नहीं पड़ता। कंपनी अपने प्रॉफिट के मार्जिन को प्रोटेक्ट करने में कामयाब हो पाती है। देखिए दोस्तों, अगर कंपनी का मार्केट कैप की बात करें तो 3,883 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। देखिए दोस्तों, ये मार्केट कैप पिटाई के बाद बचा हुआ है, लेकिन ये मार्केट कैप जो है 5,000 से ऊपर चला गया था। यानी कंपनी स्मॉल कैप बन गई थी, तो अब दोबारा से कंपनी 5,000 से नीचे आ चुकी है, माइक्रो कैप बन चुकी है। तो अगर यहाँ रिजल्ट देखोगे आप, इसका जो है इस क्वार्टर का जो रिजल्ट आया था, खून खराबा ही दिखाई देगा आपको हर जगह। आप देख सकते हो पूरा खून खराबा, लाल ही लाल सब जगह दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा क्यू बेसिस पे सेल्स देखो तो हाँ, सेल्स में ज़रूर थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट हुई है। क्योंकि अगर पिछले क्वार्टर की आप बात करोगे तो पिछले क्वार्टर सेल्स भी गिरी थी, अब की बार सेल्स में थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई है, और क्यू बेसिस पे अभी इंप्रूवमेंट होनी बाकी है। तो हो सकता है दोस्तों नेक्स्ट क्वार्टर से थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट हमें इसमें देखने को मिले। क्योंकि देखिए, जब पिछले क्वार्टर का रिजल्ट यानी Q3 का रिजल्ट जब आया था तो 20% का उसी दिन LC लग गया था, इसमें निकलने तक का मौका नहीं मिला था इन्वेस्टर्स को। तो इतना खराब रिजल्ट बाजार ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया था, जब एकदम से सेल्स और सब कुछ गिरा हुआ था इसका। लेकिन इस क्वार्टर जो है, इस क्वार्टर थोड़ा फ्लैट रिजल्ट देखने को मिला। मार्केट ने शायद कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रखा होगा। मार्केट एक्सपेक्टेशन का डेटा तो हमारे पास अवेलेबल नहीं था, तो मार्केट ने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया, कुछ खास गिरावट देखने को नहीं मिली। जो इसका 700 रुपये का जो एक सपोर्ट था तो वहाँ तक भी स्टॉक नहीं गया, 750 तक जाकर जो है वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो यानी एक प्रकार से फ्लैट रिजल्ट कहा जा सकता है, कोई खास मूवमेंट देखने को नहीं मिली। तो आगे जो है इंप्रूवमेंट ही होगी। तो ये लेवल, इस लेवल से अपसाइड जो है काफ़ी अनलिमिटेड दिखाई दे रही है, और डाउन साइड अब बिल्कुल ही लिमिटेड बची हुई है। तो बिल्कुल अपने अच्छे स्पोर्ट पे अवेलेबल है इस टाइम ये। देखिए दोस्तों, अगर डेट टू इक्विटी देखोगे तो डेट टू इक्विटी 1 से कम है, 0.39। तो डेट फ्री तो नहीं की जा सकती, थोड़ा सा डेट है, लेकिन फिर भी 0.5 से तो फिर भी कम है। और 1 से कम कुछ भी हो तो बेटर, अच्छा माना जाता है। तो डेट टू इक्विटी तो ठीक ठाक है। और अगर पीईजी रेशियो के हिसाब से देखें तो पीईजी रेशियो 0.87, यानी पीईजी रेशियो के हिसाब से भी फेयर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। देखिए दोस्तों, अगर 5 ईयर के मीडियन पीई की बात की जाए तो 5 ईयर का मीडियन पीई इसका 16.7 है, और अब करंटली ये जो है 38.6 पे ट्रेड करा है। तो काफ़ी उसी इस हिसाब से तो काफ़ी महंगा दिख रहा है, काफ़ी ओवर वैल्यूड दिखाई दे रहा है अगर 5 ईयर के मीडियन पीई की बात करें।
देखिए दोस्तों, अगर ओपीएम की बात करें तो ओपीएम जो है क्यू वन क्यू बेसिस पे भी गिरा था, 19 से 15 हो गया था। और वाई और वाई बेसिस पे भी गिरा था, 19 से 15 हो गया था। और जो है सेल्स भी गिरी थी। सॉरी, सेल्स क्यू वन क्यू बेसिस पे तो बढ़ी थी, लेकिन वाई ऑन वाई बेसिस पे गिरी थी। लेकिन देखिए, स्टॉक पहले से ही काफ़ी गिरा हुआ था, इस वजह से काफ़ी जो कोई खास मूवमेंट जो है अब की बार जो रिजल्ट है उसमें दिखाई नहीं दी, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ था। तो इसीलिए सारी चीज़ें ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुकी थी। तो हो सकता है कि थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट, जैसे अब की बार थोड़ी सेल्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिली इस क्वार्टर, हो सकता है नेक्स्ट क्वार्टर में थोड़ी सेल्स में और थोड़ी प्रॉफिट में इस तरह की इंप्रूवमेंट देखने को मिले और स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करे। क्योंकि दोस्तों, लॉन्ग टर्म में अगर शेयर प्राइस ऊपर जाता है वो तो सिर्फ और सिर्फ कंपनी की इनकम, कंपनी की अर्निंग्स की वजह से ही जाता है। बाकी दुनिया की कोई ताकत शेयर प्राइस को ऊपर लेकर नहीं जा सकती। कंपनी की सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, स्टॉक प्राइस, सीएजीआर, सब कुछ आपको धमाकेदार देखने को मिलेगा। आप एक नज़र डाल सकते हो इन पर। प्रॉफिट ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी 45% से ऊपर की दिखाई दे रही है और सेल्स ग्रोथ भी 20% से ऊपर है। और स्टॉक प्राइस, सीएजीआर तो 3 साल के तो ट्रिपल डिजिट में, क्योंकि एकदम से अभी भाग के ऊपर चला गया था और फिर अब नीचे आ चुका है। अगर रिजर्व्स की बात की जाए तो 429 करोड़ के रिजर्व्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको। और अगर बात करें बोरोइंग्स की, बोरोइंग्स 171 करोड़ की हैं, और वो भी उनमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग दोनों इक्वल ही हैं। 86 तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है और शॉर्ट टर्म बोरोइंग 85 है, दोनों इक्वल हैं। एक बार थोड़ा सा कैश फ्लोज भी चेक करो तो कैश फ्लो में भी यहाँ को जो है कंपनी ने 163 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था और उसमें से 162 करोड़ रुपए जो कंपनी के खाते में आ चुके हैं। रिसीवेबल्स में भी कुछ नहीं फंसा हुआ, 47 करोड़ रुपए कंपनी को प्राप्त हो चुके हैं। पिछले क्वार्टर, पिछले साल की अगर बात करो आप, रिसीवेबल्स में देखो 69 करोड़ रुपए फंसे हुए थे और अब की बार जो है 47 करोड़ रुपए कंपनी के खाते में आ चुके हैं, यानी अच्छी बात है, काफ़ी पॉजिटिव बात है। इन्वेंट्री में भी ज़्यादा फंसा हुआ था पिछले साल की बात करें, अब इन्वेंट्री में भी कुछ खास नहीं, सिर्फ 4 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं, तो काफ़ी पॉजिटिव बात है ये भी। देखिए दोस्तों, कंपनी जो है इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रही है, इस बात का पता यहाँ से चलता है। कंपनी ने पिछले साल सिर्फ जो है फिक्स्ड एसेट परचेज किए थे 87 करोड़ के, लेकिन अब की बार आप देखोगे तो 168 करोड़ के फिक्स्ड एसेट परचेज किए हैं। यानी कंपनी अपना कैपेक्स कर रही है इन्वेस्टर्स के लिए, कंपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, पूरा जोर लगा रही है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। पिछले साल तो कोई कर्जा नहीं लिया था कंपनी ने, लेकिन इस साल जो है 99 करोड़ रुपए का कर्जा जो है कंपनी ने लिया है और साथ में जो है पे भी किया है, कर्ज को चुकाया भी है, 64 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाया है। तो ये कर्जा लेना तो ज़रूरी है चलो कैपेक्स करने के लिए, लेकिन उसको चुकाना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, तो कंपनी चुका भी रही है साथ में। देखिए दोस्तों, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न मैं आपको दिखाता हूँ। स्टार्टिंग से आप देख सकते हो 64.53 था प्रमोटर के पास, वहाँ से बढ़ाते बढ़ाते 65.10 तक लेके आ चुके हैं प्रमोटर। यानी प्रमोटर ने अपना स्टेक कम करने की बजाय अपना स्टेक बढ़ाया है, यानी कंपनी को यानी प्रमोटर्स को जो है अपनी कंपनी पे पूरा बिलीव है अभी भी। 65.10 का स्टेक अभी भी जो है प्रमोटर के ही पास है। और अगर हम बात करें एफआई भी कम थे, एफआई ने भी जो है अपना स्टेक, पहले तो एफआई थे ही नहीं, लेकिन अब देखो आप एफआई ने पिछले क्वार्टर से अपना स्टेक बढ़ाकर 0.62 कर दिया। और डीआईज ने हालांकि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की है और पब्लिक ने भी माल बेचा है, और पब्लिक का बेचा हुआ और डीआई का बेचा हुआ माल किसने उठाया है, एफआई ने उठा लिया है, तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव बात है। तो काफ़ी सारा जो है स्टेक अभी भी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है और प्रमोटर भी काफ़ी बुलिश है इसको लेकर, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी जो है मजबूत नज़र आ जाता है। देखिए दोस्तों, अपने ऑल टाइम हाई से अभी ये जो है 45% के डिस्काउंट पर अवेलेबल है, तो काफ़ी टूटा हुआ है ऊपर से। तो देखिए दोस्तों, छोटी कंपनीज होती हैं ये मोटा मोटी लगा के चलो 50% तो वैसे ही गिर जाती है, कोई भी न्यूज़ आ जाए या कोई रिजल्ट थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो 50% तो मान के चलो वैसे ही गिर जाती हैं। तो 45% के आसपास डिस्काउंट पे अवेलेबल है। और अगर बात करें स्पोर्ट लेवल की, तो ये कुछ स्पोर्ट लेवल मैंने मार्क कर रखे हैं, ज़्यादा कुछ बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है इसमें। तो देखिए दोस्तों, ये जो है पहला स्पोर्ट 700 रुपये का और फिर 750 का है, तो उस हिसाब से आप काम कर सकते हो। जो अभी का इसका स्पोर्ट बना हुआ है, रिसेंट स्पोर्ट की बात करें 750 रुपये का है, और नेक्स्ट अगर स्पोर्ट देखा जाए 700 रुपये है, तो 700 रुपये तक तो जाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन उस हिसाब से आप देख सकते हो कुछ क्वांटिटी, यानी ये कह सकते हो 50-50 करके 2 बार लगा सकते हो। 50% यहाँ बाई किया जा सकता है और 50% जो है 700 रुपये पे लिया जा सकता है। लेकिन अगर जिसके पास है वो, जैसे इसमें जो है काफ़ी इंक्लूडिंग मी, काफ़ी इन्वेस्टर जो है ऊपर के लेवल पे
इन्वेस्टेड हैं तो वो कंपनी के बिजनेस को समझ के जो है मजबूती के साथ होल्ड करें, बेचने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि कंपनी का स्टॉक एक्सटर्नल रीजन की वजह से डाउन है। इंटरनली कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी अच्छे से कम बैक करेगी और काफ़ी मल्टी बैगर रिटर्न दे चुकी है और आगे भी ऐसे ही रिटर्न देने की जो है काबिलियत रखती है ये कंपनी। तो आप जो है घबराएं नहीं बिल्कुल भी, जो ऊपर के लेवल पे इन्वेस्टेड है वो धीरे धीरे अपना एवरेज डाउन कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो साइज़ का हम कह सकते हैं कि 3-4% ईजीली दिया जा सकता है इस कंपनी को। देखिए दोस्तों, लगभग 127 दिन से ये साइडवेज ही कहा जा सकता है। अगर ऊपर की मूवमेंट देखें तो ऊपर कोई कुछ खास नहीं जो है, ऊपर ये 912 रुपये के आसपास ऊपर गया था, 917, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, वापस नीचे आ गया। तो जो अगर मेन इसकी रेंज देखें तो 827 828 के तक ऊपर गया था और नीचे 700 का सपोर्ट है वहाँ तक, तो तब से साइडवेज ही कहा जा सकता है। 127 दिन से लगभग साइडवेज ही परफॉर्म करा। तो ये एक्यूमुलेशन का टाइम चल रहा है, इसको जितना चाहे आप जो है अभी एक्यूमुलेट कर सकते हो, एवरेज डाउन कर सकते हो, लेकिन अननेसेसरी एवरेज डाउन कर करके अपनी वेटेज ना बढ़ाएं। क्योंकि देखिए दोस्तों, हमें मार्केट में वही पैसा डिप्लॉय करना होता है जिसके में 2-3 साल तक कोई ज़रूरत नहीं। तो ये कंपनी उन्हीं के लिए है जो अच्छा रिटर्न्स कमाना चाहते हैं और 2 या 3 साल कम से कम इसको आपको देना ही देना पड़ेगा। नहीं, शॉर्ट टर्म में शायद आपको यहाँ से कुछ ना मिले, लेकिन अगर आप थोड़ा 2-3 साल तक के लिए थोड़ा होल्ड करोगे इसको तो हो सकता है आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले। यहाँ से अपने पोर्टफोलियो साइज़ का 3-4% आप देकर चल सकते हो। तो कंपनी हालांकि स्टील सेक्टर से बिलोंग करती है और ऑटो सेक्टर से बिलोंग करती है, लेकिन कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी दमदार है, काफ़ी अच्छा बिजनेस है। थोड़ी सी वोलेटिलिटी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है, कंसिस्टेंसी की थोड़ी कम भी दिखाई देगी आपको यहाँ पर। नेट प्रॉफिट है, ईयर ऑन ईयर पे बात करें तो ये कंपनी का प्रॉफिट 2015 से लेकर 2014 से लेकर जो है अभी तक आप देख सकते हो, थोड़ा सा कभी कभी थोड़ा सा अटक जाता है, थोड़ा सा स्टेबल एक जगह पे रुक जाता है और फिर जो है फिर थोड़ा सा बढ़ता है। फिर अगर अब देखें तो अब देखो प्रॉफिट एकदम से जो है आसमान में चढ़ गया था, तो कंपनी का शेयर प्राइस भी एकदम से आसमान में चढ़ गया था, चार्ट भी एकदम से ऊपर चला गया था। तो जो है उस हिसाब से थोड़ा सा वोलेटाइल कहा जा सकता है। और अगर सेल्स की बात करें तो सेल्स में थोड़ी सी कंसिस्टेंसी हालांकि थोड़ी सी दिखाई देती है। और अगर क्यू ऑन क्यू बेसिस पे बात करें तो प्रॉफिट जो है 37 करोड़ तक पहुंच गया था डगमगाते, और उसके बाद जो है नीचे ही गिरता जा रहा है। अगर क्यू ऑन क्यू बेसिस की बात करें तो उस हिसाब से जो है शेयर प्राइस भी जो है उसी हिसाब से बिहेव कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, कंपनी अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, जो ऊपर के लेवल पे इन्वेस्टेड हैं वो बने रहें, जिसके पास नहीं है वो ले सकते हैं। तो बाकी आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, 3-4% मैक्सिमम टू मैक्सिमम इजीली दिया जा सकता है। तो बाकी यही था दोस्तों। ओके, थैंक यू दोस्तों।